सोशल मीडिया पर इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, जब इसकी सूचना दी इसके बाद समझो हर जगह बात हो रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ करके बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। बस थोड़ा सा ना पकड़ के कुर्सी बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए। लेकिन आगे मैं आपसे बातचीत करूं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, तो यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा, जो डाटा इलेक्शन कमीशन को एसबीआई ने दिया है ना, ये डाटा अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक का है। इसमें मार्च 2018 से लेकर के 2019 का डाटा क्यों नहीं है, जिस दौरान 2500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे। ये कैच है। ये 2500 करोड़ का हिसाब किताब अभी नहीं दिया गया है, बाकी मेरी इस पर नजरें रहने वाली है। अब अपने एनालिसिस शुरू करते हैं कि भैया सरकार ना शुरुआत से चालाकी कर रही थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद यानी कि 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड का विचार दिया उन्होंने कि ऐसी हम कोई व्यवस्था लेके आते हैं। बातचीत चली। अब कानूनी तौर पर इसको लागू करने के लिए कम से कम 2 साल का समय लग गया। जब ये लागू हो रहा था तब भी बहुत सारे सवाल उठे थे, भैया इलेक्टोरल बॉन्ड है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग। 2017 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा की जाती है। 29 जनवरी 2018 को कानून बना दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 में बदलाव के द्वारा लाए गए थे। खुद चुनाव आयोग उस वक्त बोल रहा था कि भैया मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, अपनी आपत्ति बहुत जताई थी और कानून मंत्रालय को इसमें बदलाव करने के लिए बकायदा इलेक्शन कमीशन ने पत्र भी लिखा था। आपने लिख दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, कानून मंत्रालय और कई सांसदों ने इस योजना पर आशंका और आपत्ति जताई थी। योजना के जो आलोचक थे उस समय वो एक ही चीज कहते थे, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, दरअसल ये मनी लॉन्ड्रिंग है और कुछ नहीं। अब सरकार की चालाकी समझो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर कैसे खेल खेला इन्होंने। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय है ना उसको बजट में डाल देती है। बजट एक मिनी बिल होता है, तो राज्यसभा में कोई फेरबदल का मतलब ही नहीं। बजट लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में चर्चा के लिए जाता है। अब राज्यसभा में उसे रोकने और बदलने का कोई अधिकार नहीं था और नरेंद्र मोदी सरकार के पास उस समय राज्यसभा में बहुमत भी नहीं था, तो इस विषय को मनी बिल में डाल दिया गया। समझ में आया? मनी बिल का मतलब होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, उसी से खर्च होगा, वह मनी बिल का हिस्सा होगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और ना कोई ताल्लुक है, लेकिन धूल में लट्ठे चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करते समय नरेंद्र मोदी सरकार ने राजनीतिक फंड के कानून से एक नियम को भी हटा लिया चुपके से। कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का 7.5% से अधिक राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती। विदेशी कंपनियों की भारतीय सहयोगियों पर राजनीतिक दलों को चंदा देने पर लगी जो पाबंदी थी ना उसको भी हटा दिया। यानी कि अब देसी या विदेशी, नामी बेनामी, हर कोई आके सरकार को या फिर किसी को भी चंदा दे सकता है। अब आते हैं खबर पे। राजनीतिक दलों को 2019 से 2024 के बीच चुनावी चंदा देने वाली 5 में से 3 सबसे बड़ी कंपनियों ने उस समय चंदा दिया था जब उन पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड चल रही थी। इसमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग और माइनिंग फर्म वेदांता शामिल है। इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके मालिक सैंटियागो मार्टिन हैं। लॉटरी कंपनी ने कुल 1300 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और कंपनी की शक्ल देखते हैं, वो एंट्रेंस कोई लेविश नहीं, कुछ नहीं, बड़ी साधारण। कौन नहीं मरेगा इसकी इतनी साधारण एंट्री पर, कितने ग्राउंडेड लगते हैं। ईडी ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। उसी साल जुलाई में उसने कंपनी से जुड़े 250 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने कंपनी की फिर 409.92 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। इन संपत्तियों की जब्ती के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। ईडी ने सैंटियागो मार्टिन, उसकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन पी लिमिटेड, मौजूदा दौर में अब वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पी लिमिटेड, और इससे पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत सीबीआई द्वारा दायर की गई एक चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की गई थी। ईडी के मुताबिक मार्टिन और दूसरे लोग सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ हासिल करने के लिए लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 प्रावधानों के उल्लंघन के जरिए एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुए। राजनीतिक दलों के सबसे ज्यादा चंदा देने वालों की सूची में दूसरी कंपनी आती है हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये दिलचस्प है थोड़ा, क्योंकि इससे एक मीडिया हाउस भी जुड़ा, जिसने 2019 से 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। कृष्णा रेड्डी द्वारा संचालित मेगा इंजीनियरिंग ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए गए कलेश्वर डैम प्रोजेक्ट जैसे कई भीमकाय प्रोजेक्टों को पूरा करने का काम किया है।
यही कंपनी जो जिला सुरंग पोलावरम बांध भी बनाने का काम कर रही है। अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की। उसके बाद ईडी द्वारा एक जांच शुरू कर दी जाती है। अब संयोगवश उसी साल 12 अप्रैल को AMIL ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। पिछली साल सरकार ने चीनी इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली BYD और उसके सहयोगी हैदराबाद स्थित पार्टनर MIL के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए $1 बिलियन के निवेश के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। सबसे दिलचस्प बात TV9 भारतवर्ष की है। TV9 भारतवर्ष एसोसिएट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का और कंपनी की मालिक हैं मेघा इंजीनियरिंग। वही मेघा इंजीनियरिंग जो इलेक्टोरल बॉन्ड में दूसरी सबसे बड़ी दानदाता, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड में करीब 1000 करोड़ रुपए दिए थे। TV9 भारतवर्ष 1000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड और मेन स्ट्रीम मीडिया। ध्यान रखिए। अगली कंपनी की बात करते हैं। अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप 5वां सबसे बड़ा दानदाता है, जिसने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसने बॉन्ड की पहली किश्त अप्रैल 2019 में खरीदी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईडी ने वीजा के बदले घूस के मामले में वेदांता समूह के शामिल होने के प्रमाण होने का दावा किया, जिसमें चीनी नागरिकों को नियमों को तोड़कर वीजा देने के आरोप लगे थे। ईडी ने सीबीआई को एक रेफरेंस भेजा था, जिसे उसने 2022 में भ्रष्टाचार के एक केस के तौर पर दर्ज किया था। उसके बाद ईडी ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तौर पर आगे बढ़ाया। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 2020 के महामारी के साल को छोड़ करके नवंबर 2023 तक, यानी कि अगले 4 साल तक उसने 337 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इस तरह से वेदांता द्वारा खरीदे गए बॉन्ड का जो कुल मूल्य है वो 376 करोड़ रुपए था। 376। अगली कंपनी की बात करते हैं। जिंदल स्टील कंपनी भी सबसे ज्यादा दान देने वाली 15 कंपनियों में शामिल। इसने इस बीच बॉन्ड के जरिए 123 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि कंपनी कोल ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्र जांच एजेंसियों की जांच की सामना ये कर रही है। ईडी ने ताजे फॉरेक्स उल्लंघन के मामले में अप्रैल 2022 में कंपनी और उसके मालिक नवीन जिंदल के यहाँ छापे डाले। इसके अलावा ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इसी दौर में 45 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ऋत्विक कंपनी के मालिक राजनेता सीएम रमेश हैं। अक्टूबर 2018 में रमेश और उनकी कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे थे। और आपको पता होना चाहिए कि रमेश उस समय टीडीपी के सांसद थे। इनकम टैक्स विभाग ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए विदेश भेजे थे। कुछ महीने बाद रमेश बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में शामिल अरबिंदो फार्मा ने भी इसी दौर में लगभग 39 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस केस में ईडी ने कंपनी के निदेशक पी साराहार रेड्डी को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था, जबकि कंपनी ने 2021 में 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया था। उसके द्वारा ज्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड 2022 और 2023 के बीच खरीदे गए। रश्मि सीमेंट, जिसने 64 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को चंदा दिया, वह 2022 से ही ईडी की जांच के घेरे में। 13 जुलाई 2022 को ही ईडी ने पश्चिम बंगाल स्थित उसके 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उस पर 73 करोड़ रुपए का सरकारी नुकसान करने का आरोप लगा और यह मामला रेलवे से संबंधित था। इसी तरह शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसी साल के जनवरी में 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। पिछले साल ही उसके खिलाफ आईटी की रेड पड़ी थी। आईटी की रेड पड़ रही है, ये बॉन्ड खरीदते चले जा रहे हैं। तो कुछ छन करना जानकारी सोशल मीडिया पे इस तरह से आई है और ये सारी बातें द इंडियन एक्सप्रेस ने कोट भी की है। अच्छी रिसर्च है। आने वाले वक्त में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत सारी और खुलासे होंगे, इस पे नजरें मेरी बनी रही। जुड़े रहिए मेरे सोशल मीडिया पे। चंदा मामा कौन, अलग अलग ट्रेंड चल रहा। अब किस कंपनी ने कितना पैसा दिया, सरकार ने किस हिसाब से पॉलिसीज बनाई, नहीं बनाई, उचित अनुचित लाभ किस तरह से दिया गया, अब ये विश्लेषण लगातार होते रहे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिखाएगा और नहीं दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं इस बात से खुश है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मिल गई, इससे खुश नहीं है। बस 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, इसको मास्टर स्ट्रोक बताने में लगा। इस वीडियो को कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए और लोगों को समझाइए और बताइए कि कुछ नई जानकारी निकल के आई है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।